हाय फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सशक्त पोषिता विकास। ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है ये सेकंड बुक का जियोग्राफी क्लास 12 का है। ओके, इसके आगे के जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। हमें ये बताना है, क्या बताना है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में वहाँ की जो जनजाति थी उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे उसके हमें सामाजिक लाभ बताना है। और ये भरमौर जनजाति कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि भरमौर जनजाति किससे संबंधित है, तो हिमालय से। ओके, हमारा आंसर यहाँ की जो भरमौर जनजाति है यहाँ पर जो विकास कार्यक्रम लागू किए गए तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो साक्षरता की दर है उसमें वृद्धि हुई। मतलब पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन जब ये विकास कार्यक्रम चलाया तो उसकी दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, लिंग अनुपात में सुधार, लिंग अनुपात में भी सुधार आया तथा बाल विवाह में कमी, शायद वहाँ पर बाल विवाह वगैरह भी होते थे जिसमें क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। अब इस जो ये क्षेत्र था इसकी साक्षरता दर कितनी बढ़ी, ठीक है, तो 1971 में कितनी थी, 1.88% से बढ़कर 2001 में कितनी हो गई, 42.83 हो गई। तो बहुत फर्क आ गया है ना। तो ये क्या हुआ, विकास कार्यक्रम की वजह से ही संभव हो पाया। ओके, अब सशक्त पोषिता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब ये सशक्त पोषिता जो विकास है इसकी कल्पना को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। ओके, अब ये जो इसकी परिभाषा है सशक्त पोषिता विकास की, तो इसकी परिभाषा किसने दी है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने। कब दिए, तो 1978 में दिए। ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट में दिए, तो अवर कमांड फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट में दिए। पहले तो क्या है, किसने दिए, कब दिए और कौन सी रिपोर्ट में दिए। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म होने वाली, ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसे बचा कर रखना है। क्यों, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, और इसे बनने में काफ़ी लंबे टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, हम उसका प्रयोग तो करें लेकिन इतना जितना कि हमें ज़रूरत हो, और हम उसे बचाएं। क्यों, क्योंकि ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ओके, अब इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक मतलब होता है अच्छा, ठीक है, पॉजिटिव, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें यही बताना है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विस्तार में बोए गए क्षेत्रों में विस्तार हुआ। मतलब ये जो ये इंदिरा गांधी जो नहर है ये कहाँ पर हुई थी, राजस्थान वाले इलाकों में। ठीक है, तो राजस्थान तो आपको पता है वहाँ पर पानी की कितनी कमी आती है। तो जब ये नहर आई तो वहाँ पर क्या हुआ, जो क्षेत्र बोया जाता था उसमें क्या हुआ, विस्तार हुआ। मतलब समझ लो पहले इतना क्षेत्र बोया जाता था, तो अब है ना इससे भी ज्यादा डबल क्षेत्र क्या होने लगा, बोने लगा। ओके, तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। और अब फसल भी कैसी होती है, सघन होती है। सघन मतलब घनी। ठीक है, यहाँ की परंपरागत फसलों चना बाजरा गेहूं का स्थान, मतलब पहले वहाँ पर मतलब ऐसे परंपरागत मतलब होता है कि लगातार चलते रहना। मतलब पहले वहाँ पर क्या बोते थे, पानी की कमी के कारण चना बाजरा ज्वार बोते थे, लेकिन जब वहाँ पर पानी आया तो इसकी जगह किसने ले ली, गेहूं कपास मूंगफली चावल ले ली। अब ये चावल गेहूं मूंगफली इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा पानी लगता है, और चावल तो बहुत पानी में किया जाता है ना, पानी भर के उसमें। तो क्या हुआ, जब ये इंदिरा गांधी नहर आई तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं आई, और ये ऐसी फसलें भी करने लगे जो ये पहले नहीं करते थे। ओके, विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र की और इंगित कुछ प्रमुख कार्यक्रम के उदाहरण दीजिए। अब इंगित का मतलब क्या होता है, इंगित का मतलब होता है इशारा या फिर बताना। ठीक, तो विकास के लिए कि विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो पहला है कमांड क्षेत्र विकास योजना। ओके, दूसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजना और रेगिस्तानी क्षेत्र विकास योजना। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये विकास योजना किसके लिए, जैसे कि सूखा प्रभावित सूखे के लिए, जहाँ पर सूखा होगा उसके लिए चलाया गया होगा। ये रेगिस्तान जो है, ये रेगिस्तान में पानी वगैरह, जैसे कि अपन ने इंदिरा गांधी नहर जो पढ़ी ऐसे। ठीक है, तो आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि ये क्यों चलाई गई। अब सशक्त पोषिता विकास को परिभाषित कीजिए। अब हमने इसकी परिभाषा दी थी, अब हमें इसे परिभाषित करना है कि इसे परिभाषित या तो आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं या फिर मैं एक बार इसे पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, वैसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है।
एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु किया जाए। ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा था वही है सेम, ठीक है। सतत पोषित विकास कहलाता है ये, इसकी परिभाषा भी। और ये अगर आता है कि सतत पोषित विकास किसे कहते हैं तो भी हम यही लिखेंगे। अब हम भूमजल मतलब भूमि के जल का उपयोग, हम उसका प्रयोग भी क्या कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका स्तर जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में इसमें कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का स्तर पहले ही कम है बहुत। ओके, अब पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अभी पर्वतीय क्षेत्र भी कार्यक्रम हमने ऊपर देखा था कि ये कार्यक्रम चलाए गए, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और इन कार्यक्रम को बताते समय किन बातों पर का ध्यान रखा गया है। मतलब ये जो कार्यक्रम किया गया था वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम था ये किसके द्वारा लाया गया था, ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये नेशनल कॉमेडी डेवलपमेंट। अब हमें यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, उसमें क्या था, ठीक है। तो किसके द्वारा लाया गया था, नेशनल कॉमेडी ऑन द डेवलपमेंट, ठीक है। कब लाया गया था, 1981 में लाया गया था। और इसमें किसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ी को सम्मिलित किया गया था। तो इसमें ऐसी पहाड़ियों को सम्मिलित किया गया था जिनकी ऊंचाई कितनी हो, जिनकी ऊंचाई 600 से अधिक हो, ओके, वाली पहाड़ी क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की गई थी। मतलब सिफारिश की गई थी कि इन पहाड़ियों को इसके अंदर क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए, जो कि जनजाति के लिए बने योजनाओं के अंतर्गत ना आते हो। अब ये हमने तो देख लिया कि किसके द्वारा लाया गया था, किस किस को सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब हमें ये देखना है कि परियोजना बनाई क्यों गई थी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों की भू आकृति, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास, मतलब इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था, ओके। के विकास के लिए कुछ राष्ट्रीय समिति भी बनाई गई थी, तो उसने कुछ सुझाव दिए थे। तो वो सुझाव क्या थे कि सभी लोगों को लाभ मिले, ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है बाकी को नहीं मिल रहा है। तो क्या था कि सभी लोगों को लाभ मिले। दूसरा क्या है, स्थानीय संसाधन एवं प्रतिभाओं का विकास हो। स्थानीय मतलब आसपास के इलाके से जो भी संसाधन मिले उनका क्या हो, विकास हो। पिछड़े क्षेत्रों को व्यापार में शोषण से बचाया जाए। कुछ जो रहते हैं पिछड़े रहते हैं, मतलब उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं रहती, तो इसको उनका शोषण ना हो, ठीक है, इससे बचाया जाए। अब खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें खंडीय नियोजन बताना है और प्रादेशिक नियोजन बताना है। अब अंतर तो है ना इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अंतर जो है वो आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अंतर के जितने भी क्वेश्चन बनना है वो हमें सारे करना है, ठीक। तो पहले हम खंडीय नियोजन देखते हैं कि खंडीय नियोजन होता क्या है। मतलब कुछ भी कार्यक्रम बनाना किसके लिए, विकास के लिए, और उन्हें लागू करना, ये क्या आता है, खंडीय नियोजन में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आना है, जैसे कि सिंचाई करना, ठीक है, ऊर्जा परिवहन करना, सामाजिक अवसंरचनाएं, सेवा, ये सब किस में आता है, खंडीय नियोजन में आता है। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। प्रादेशिक नियोजन ये होता है कि मतलब देश में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनको आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता, और हम देखते हैं कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ गरीब होते हैं, तो विकास क्या होता है, समान रूप से नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, सभी लोगों को सभी क्षेत्रों में या फिर प्रदेशों में समान रूप से क्या पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, यही क्या है, ये प्रादेशिक नियोजन कहलाता है, ओके। अब भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं है, इस कथन के उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब हमें ये बताना है कि भारत का जो विकास है वहाँ पर विषमताएं मतलब अंतर वगैरह है, हमें इसको उदाहरण सहित बताना है, ओके। तो भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं साफ झलकती है, हमें इसके विकास में विषमताएं जो है वो साफ साफ दिखती, कैसे दिखती है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि आंतरिक भागों की तुलना में तटीय प्रदेश अधिक निर्धन है। मतलब अंदर के जो भाग है उसमें क्या है, अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उसकी तुलना में जब हम तटीय प्रदेश देखेंगे तो वहाँ पर कैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ओके। दूसरा है व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अधिक व्यापक है। मतलब कृषि इतनी विकसित नहीं होती जितना कि क्या होता है, व्यापारिक कृषि जिससे व्यापार वगैरह होता है, ऐसी कृषि ज़्यादा विकसित है। पंजाब व केरल के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विषमताएं कम है,
ओके। पंजाब और केरल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी विषमता कम है। तीसरा है जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित हुए। हम जनजाति देखेंगे, अब जनजातियों के लिए कार्यक्रम तो बहुत सारे चलाए गए, लेकिन वो कैसे है, अभी भी कम विकसित है, मतलब बहुत कम तरीके से लागू किए गए या फिर लागू करते हैं लेकिन लाभ सभी को नहीं होता। उसके बाद चौथा है भौतिक बाधाओं, जैसे कि शुष्क जलवायु, उबड़ खाबड़ पर्वतीय व पठारी भूमि तथा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। अब कुछ तो भौतिक चीज से ही पिछड़े हुए हैं, जैसे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ का स्थान उबड़ खाबड़ होता है, ये सब कैसे पिछड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह होगी तो उन्हें सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाएगी। ओके। अब पांचवा है विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर से अभी भी काफ़ी विषमता है। अब साक्षरता दर कैसे, मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर अभी भी पढ़ाया नहीं जाता, स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो उसमें क्या है, विषमता है, ठीक है। और स्त्रियों की साक्षरता दर में काफ़ी भिन्नता है, और स्त्रियों की शिक्षा दर जो उसमें भी काफ़ी भिन्नता है। मतलब आज भी हम देखेंगे तो लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है लड़कों की तुलना में, ठीक है। तो यही सब क्या है, ये भिन्नता है, और ये कैसे है, स्पष्ट रूप से या फिर साफ रूप से झलकती है भारत में। ओके। जो फर्स्ट पार्ट है वो यही खत्म होता है। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।